Hello, welcome and good evening in Eco classes for you. Myself Dinesh Kumar, lecturer in economics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Gannor, Sonipat. Today we are going to study second part of chapter 3rd and the name of the topic is methods of sampling. प्रतिदर्श की विधियाँ। हमारे पास प्रतिदर्श की सैंपल कलेक्ट करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। 6 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच each and every unit has equal chances of selection, जिसमें हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के पास सिलेक्शन के चांसेस इक्वल होते हैं। हर एक यूनिट के सिलेक्शन के चांसेस इक्वल हैं। कोई भी यूनिट हमारी सैंपल में सिलेक्ट हो सकती है। जैसे हमने एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट एज ए सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो जब 50 के 50 स्टूडेंट्स में इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग और यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसको रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमारे पास दो टाइप्स भी हैं। फर्स्ट वन इज लॉटरी, कि हम लॉटरी मेथड से रैंडम सैम्पलिंग या सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एक बाउल में स्लिप्स पे नेम लिख के या रोल नंबर लिख के उसमें डाल सकते हैं और जितने सैंपल की हमने ज़रूरत है उसमें से हम उतने को निकाल सकते हैं। जैसे 50 स्टूडेंट्स क्लास में हैं तो हम 50 स्टूडेंट्स के नेम लिख के डाल देंगे और उसमें से हमने 5 स्टूडेंट्स का जो सैंपल सेलेक्ट करना है तो 5 स्लिप्स हम उसमें से निकाल लेंगे। तो जो 50 स्टूडेंट्स थे सबके चांसेस इक्वल थे कि उसमें से कोई भी 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। दैट इज लॉटरी मेथड। सेकंड वन इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर, इसको हम टिपेट टेबल भी बोलते हैं। टिपेट टेबल ये एक टेबल है जिसमें 41,600 फिगर्स दी हुई हैं। इस टेबल में से भी हम जो हमारा सैंपल है उसको रैंडम सैम्पलिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास मेरिट्स हैं। जो हमारा रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग की कुछ मेरिट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नो पर्सनल बायसनेस, कि जो सैंपल है यहाँ पे सैंपल हमारा रैंडमली सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे पर्सनल बायसनेस व्यक्तिगत पक्षपात कोई भी नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है वो अपनी पर्सनली किसी भी सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर सकता, सबके सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं। वो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है या मेरिट भी है कि इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के सिलेक्ट होने के चांसेस हमारे पास इक्वल है। जैसे 50 में से हमने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था, तो जो 50 स्टूडेंट्स हैं सभी 50 स्टूडेंट्स के पास सिलेक्शन के चांसेस हमारे इक्वल हैं। नेक्स्ट वन इज़ फेयर रिप्रेजेंटेशन, कि जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं, जो 50 यूनिट्स हैं उन 50 के 50 यूनिट्स का फेयर रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो। नेक्स्ट वन इज़ सिंपल, जो हमारा ये मेथड है ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, एक सरल विधि है। डीमेरिट्स हैं इसकी कि नो वेटेज टू सम आइटम्स, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, तो सभी आइटम्स को यहाँ पे इक्वल की वेटेज नहीं मिल पाती। नेक्स्ट वन इज़ नो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही छोटी है और सैंपल भी छोटा है तो जो उसका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन सेकंड मेथड है हमारे पास पर्पजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग से विचार विधि।
जो पर्पजिव या डेलिब्रेट मेथड है, इन दिस मेथड रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट सैंपल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पज। जो उसका जो पर्पज है, जो रिसर्च करने का जो पर्पज है, उस पर्पज के बेस पे ही जो रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग ही सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं पर्पजिव मेथड। इस मेथड की मेरिट्स हैं कि ये सिंपल है, सरल विधि है, इसमें लागत कम आती है, कॉस्ट कम आती है। जब सैंपल हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कम लागत आती है और हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ जो स्पेशल आइटम्स हैं उन स्पेशल आइटम्स को या स्पेशल जो सैंपल है उसको हम अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इसकी डीमेरिट है पर्सनल बायसनेस। बायसनेस तो होगी, अगर रिसर्चर अपने आप सैंपल सेलेक्ट करेगा तो उसमें बायसनेस जरूर होगी, और अगर बायसनेस होगी तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं या जो हमारी जो सैंपल है उस सैंपल की जो रिलायबिलिटी है वो रिलायबिलिटी भी डाउटफुल होगी, उसकी विश्वसनीयता भी डाउटफुल होगी कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है, उससे जो कंक्लूजन निकलेंगे वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। सो देयर आर टू डीमेरिट्स, पर्सनल बायसनेस एंड डाउटफुल रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वन है हमारा जो थर्ड मेथड है, इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रेटाफाइड और मिक्स सैम्पलिंग, स्तृत या मिश्रित विधि। ध्यान से समझना है कि जो स्ट्रेटाफाइड स्ट्रेटा से बना है, स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप, कि जिसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर फर्स्टली डिवाइड ऑल पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा और ग्रुप। जो किसी पॉपुलेशन की, जो जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बेस पे सबसे पहले उनको स्ट्रेटा में या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग का यूज करके उसमें से डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे हमारे पास जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को, मान लो हमारे पास 500 पॉपुलेशन है, उस 500 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने अलग अलग 5 पार्ट्स में, 5 ग्रुप्स में या 5 स्ट्रेटा में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं। अब जब हम इस डाटा को स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद इस पे हम रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे और रैंडम सैम्पलिंग लगा के हम इसमें से डाटा जो हमारा सैंपल है वो सैंपल सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, जिसमें पहले ग्रुप्स को स्ट्रेटास में डिवाइड किया जाता है, आफ्टर दैट सैंपल इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इसकी मेरिट्स हैं कि मोर रिप्रेजेंटेटिव, अधिक प्रस्तुतिकरण, जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का इस मेथड से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव स्टडी। ये जो 5 ग्रुप्स हैं या जो स्टेटस हैं इनमें कंपैरिजन कैन बी डन। डीमेरिट्स हैं इसकी लिमिटेड स्कोप, अगर जो हमारी पॉपुलेशन है वो लिमिटेड होगी तो उस लिमिटेड पॉपुलेशन में स्टेटास में डिवाइड करना उसको पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन लेस पॉपुलेशन, जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम हो, पॉपुलेशन हमारी काफ़ी कम हो, उसमें भी जो स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग है इसका यूज़ हम नहीं करते। तो थर्ड 3 हमने अभी तक मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वन इज पर्पजिव सैम्पलिंग एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ वन है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित प्रतिदर्श। जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, इस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सबसे पहले हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट और न्यूमेरिक। All population is firstly arranged in alphabetic or numeric order.
उसको अरेंज करने के बाद फिर हम उसमें से पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने 50 स्टूडेंट्स हमारे पास, इस 50 स्टूडेंट्स में से अगर हमने 5 का सैंपल सिलेक्ट करना है और तो हम इसको अरेंज करते हैं 1 to 50। 1 to 50 अरेंज करने के बाद मान लो हमने फर्स्ट जो सैंपल लिया वो 5th लिया, 15th, 25th, 35th एंड 45th। तो ये हमने जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को पहले अरेंज किया और अरेंज करने के बाद फिर हमने उसमें से सिस्टमेटिकली सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। इसकी मेरिट्स क्या क्या कि ये सिंपल मेथड है और इसमें बायसनेस के कम चांसेस हैं। डीमेरिट्स हैं इसके कि नो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, पॉपुलेशन जितनी हमारे पास उसके सिलेक्शन के इक्वल चांसेस इस मेथड में नहीं है। सेम फीचर्स, अगर जो हमारे पास ग्रुप है उस ग्रुप की छोटा ग्रुप है और उसकी फीचर्स सेम है तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वहाँ पे यूजफुल नहीं होगा। नो कंक्लूजन, और उस टाइम पे हम जो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो सेम है, जो सैंपल है वो छोटा है, पॉपुलेशन छोटी है, तो उस टाइम पे हमारे जो कंक्लूजन है वो नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझना है। कोटा, जैसे कोटा का नाम ही आया है तो कोटा का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसाइड होगा कि कितना परसेंटेज या कितना पार्ट हमने सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा कि जो हमारी कोटा सैम्पलिंग है, इन कोटा सैम्पलिंग रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर फर्स्टली डिवाइड ऑल पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। पहले जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उनका कोटा डिसाइड कर दिया जाएगा कि किस ग्रुप में से कितना सैंपल हमने सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो 3 ग्रुप्स हैं, ए, बी एंड सी। जब हमने सैंपल हमारी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया ए, बी एंड सी में, तो उसके बाद ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमने कोटा भी डिसाइड कर दिया कि कितने % हमने किस में से सिलेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करके एक फिक्स कोटा डिसाइड कर दिया जाए कि कहाँ से हमने कितना सैंपल सिलेक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। इसकी मेरिट्स हैं कि ये कम एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा खर्चा, इस मेथड में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। डीमेरिट्स हैं इसकी पर्सनल बायसनेस होगी, हम ये जो कोटा है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं तो पर्सनल बायसनेस यहाँ पे होगी। नेक्स्ट वन इज नॉट रिलायबल कंक्लूजन, जहाँ पे बायसनेस आ जाती है वहाँ पे और कंक्लूजन्स आर नॉट रिलायबल, जहाँ पे हमारे पास बायसनेस होगी हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो निष्कर्ष हैं वो विश्वसनीय नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधानुसार प्रतिदर्श। इस मेथड में क्या है, इन दिस मेथड रिसर्चर सिलेक्ट्स सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वीनियंस। जो रिसर्चर है वो अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है। ये सिंपल मेथड है और खर्चीली भी नहीं है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। डीमेरिट्स हैं इसकी कि ये रिलायबल नहीं है, ये मेथड विश्वसनीय नहीं है क्योंकि हमने जो सैंपल है सैंपल अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया है, अपने पर्पज के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया है। डिपेंड ऑन एनुमरेटर्स, गणक पर निर्भर। एनुमरेटर या गणक की हमने पहले भी बात की थी कि जो डाटा कलेक्ट करने में रिसर्चर की हेल्प करते हैं, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे एनुमरेटर्स पे। तो ये हमारे 6 बेसिक टाइप्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजियल सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इन 6 के 6 मेथड्स को आप अच्छे तरीके से पढ़िए और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको चैनल को इको क्लासेस फॉर यू को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।